नहीं पाने बिटिया जिंदा होती। हाय बच्चा, हाय भैया बिटिया का चकने खो दिया। भैया आपको से मिल गए होते तो बिटिया जिंदा मिल गई होती। हाय भैया बिटिया तड़पाए मारी गई है बच्चा। हाय बच्चा, हाय भैया हम कभी ना बोल पाएंगे बिटिया का। हाय बच्चा, हम कैसे बोले भैया। भूलना नहीं है ना, उनको भी याद रहेगा। वो चाहे कितना ताकतवर हो उसको भी याद रहेगा और बहुत सालों को याद रहेगा। हम क्या बोलेंगे, हम भूलने वाले में है कहाँ, उसको नहीं उसकी 7 पीढ़ियों को याद रहेगा। आप चिंता मत करो भैया बिटिया तो अब कभी नहीं मिलेंगे। बच्चा के पीछे छाती कटती है जब जब याद आती है बच्चा। बड़े दुख से बच्चा पढ़ा वाली का है मेरा लाल। तो कोई हमें पानी पिलाएगा? चलो पानी पियो, चलो 1 मिनट पानी पियो। पहले पानी पियो। अब देखो तबीयत खराब हो जाए, पानी पियो पहले पानी पियो। चलो पानी पियो, पहले पानी पियो। रुक जाओ अभी हाथ में पड़ रखो, ऐसा नहीं, पहले पानी पियो, आराम से पानी पियो। अच्छा बताओ कैसे मदद करेंगे? जब हमारे सामने आप रोते रहोगे तो हम ही पागल हो जाएंगे। और गुस्से में क्या करेंगे बताओ भैया? 2 महीने से कोना चढ़ा। तो अगर 2 महीने में एक बार भी हम पे आ जाती ना तो हम अपने आप वो कर लेते भैया। अब तक हम कैसे पहले। अच्छा ये पानी पियो। अब यही रास्ता तो आसान बना रहे हैं कि हमारे लोग आसानी से जो है ना हम तक अपनी खबर पहुंचा दे। जिस दिन तुमने मुकेश बताया उस दिन बताओ तत्काल काम कराया नहीं करा। जैसे तुमने फोन बताया कि भाई ये शासन प्रशासन भैया दिलासा दे रहा था कि तुमसे मिल ही जाएगी। अरे एक बार तो हम तक आ जाती, हम देखते शासन प्रशासन को भी। भैया शासन प्रशासन ऐसे दिलासा देता था कि तुम्हारी लड़की के पीछे 2 टीमें लगी है, 3 टीमें लगी है और टीम भाई हमको किसी से मिलने नहीं दिया। हेलो, हाँ दे दीजिए। जी नमस्कार, कहाँ पर हैं आप? अच्छा, मुलाकात कितनी देर बाद होगी? हाँ ठीक है, 1 घंटे बाद करेंगे। आप बताइए कहाँ ना? रेजिडेंस पे, ठीक है। 1 घंटे बाद आपके रेजिडेंस पे आता हूँ। ठीक, ओके। आजाद जी, आज उन्नाव आए हैं आप, सबसे पहले मकसद बता दीजिए आज आने का। उन्नाव में अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाले 62 दिन तक खुलेआम घूम रहे थे। एक पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा था, सारे नेताओं के, सारे अधिकारियों के दरवाजों पे माथा टेक रहा था। किस तरह से उनकी एक बेटी जो आज इस दुनिया में नहीं है वो किस तरह से बच जाए, उसकी जान बच जाए। और सच ये भी है, अगर यहाँ का कानून व्यवस्था जो है वो नेताओं की चौखट पे नतमस्तक नहीं होती तो शायद वो आज बेटी हमारे बीच होती। सारी व्यवस्था जो है ताकतवर लोगों के कदमों में दम तोड़ चुकी है। आजाद भारत में भी अगर 62 दिन एक बच्ची को बरामद कराने के लिए उनका परिवार सारे नेताओं के, सारी अधिकारियों के आगे पीछे घूमता और फिर भी वो बच्ची जो है मिलती भी तो इस हालात में, तो मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था कहाँ है। अगर पुलिस प्रशासन ने लापरवाही ना बरती होती और पुलिस प्रशासन ने ताकतवर लोगों का साथ ना दिया होता तो आज वो बच्ची हमारे बीच में होती और इन परिवार के जो आंसू जो है ना वो शायद सूख गए होते। इस घटना में जो दरोगा जी
जो बार बार परिवार को धमकाते रहे, डराते रहे और मदद नहीं की, वो दरोगा जी जो हल्का इंचार्ज थे, उस थाने के एसएचओ, उस सर्कल के सीओ जिन्होंने न्याय को प्रभावित किया, वो भी दोषी हैं। मैं यहाँ के एसएसपी और डीएम और प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उस अपराधी के घर पे बुलडोजर चलेगा, या वो अपराधी रसूखदार परिवार से है, उसके पिताजी मंत्री रहे, तो वो क्या वो गरीबों के बच्चों के साथ शोषण करेगा और वो बच जाएगा? क्या उस एसएसपी जो है, वो जो सीओ, एसएचओ और वो जो दरोगा है, जिनकी वजह से वो भी हत्या में दोषी है, अगर उन्होंने समय पर कार्रवाई होती तो आज वो बेटी जिंदा होती। उन्होंने अपने कानून, अपने जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं किया। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मैं चाहता हूं पीड़ित परिवार की मदद के साथ साथ उन दरोगा पे, एसएचओ पे और सीओ पे सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए, जिससे दोबारा कोई न्याय को प्रभावित न करे और किसी बच्ची के साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो। इस परिवार को और दूसरे परिवार को न्याय के प्रति भरोसा हो, और अगर इस परिवार के आंसू ऐसे ही बहते हैं तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी न्याय नहीं करेंगे। वो प्रशासन को जाति देख के बुलडोजर चलाने की इजाजत देते हैं और न्याय करने की, तो इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। दुख है, आशा उम्मीद यही है कि कानून व्यवस्था अपने जिम्मेदारी से काम करती तो आज चीजें कुछ और होती। और जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या एसएसपी साहब उस बच्ची को वापस ला सकते हैं? रजोल के साथ क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या वो बच्ची को वापस ला सकते हैं? कैसे पाली होगी माँ ने, बाप ने, चाहे वो गरीब है कुछ भी, लेकिन फूल की तरह पाली होगी। और जो जुल्म सितम उसके साथ हुआ, 18 दिन तक वो जिंदी रही, किस हालात में, क्या क्या नहीं सहा होगा, कितने लोगों ने उसके शरीर को नोचा होगा, कौन लेगा जिम्मेदारी? और ये है कानून व्यवस्था। इस प्रदेश के लिए सबसे बड़ी दुखद ये है कि योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश में मुख्यमंत्री है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको गरीबों की चीखें नहीं सुनाई देती, गरीबों का दर्द नहीं सुनाई देता, बेसहाराओं की, शोषितों की दर्द की आवाज उन तक नहीं जाती। मुझे दुख है कि मुख्यमंत्री सो रहे हैं और प्रदेश बेहाल है। चंद्रशेखर आजाद 3 दिन पहले मेरी परिवार से बात हुई। जिस दिन बात हुई थी उसी दिन मैंने यहाँ के एसएसपी डीएम दोनों से बात की और उनसे पूछा कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, और अगर पुलिस इस तरह से सत्ता के आगे नतमस्तक होगी तो फिर कौन पुलिस पे भरोसा करेगा। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और पीड़िता को न्याय भी मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, जो सरकार की तरफ से मदद होनी है वो मदद हो, इस परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो और इस घटना की जांच हो, चाहे वो सीबीआई जांच हो, चाहे वो कोर्ट द्वारा जांच हो, जिसमें इस घटना में जितने लोग इन्वॉल्व है, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो या नेता लोग हो, उन सब से पर्दा उठे और उन सबको सजा मिले। तो परिवार की भी ये मांग है सीबीआई जांच हो, और मैं भी ये मांग करता हूँ सीबीआई जांच हो। उसके अलावा पूरी जितना भी कोर्ट से रिलेटेड सारा मामला उसको चंद्रशेखर आजाद खुद और उनकी टीम देखेगी, चाहे वो यहां लड़ना पड़े। और मेरा प्रयास होगा इस मुकदमे को हम लोग दिल्ली, कि यहां इसमें छेड़खानी ना हो, यहां इसमें कोई इसको जस्टिस को प्रभावित करने का काम ना हो, तो इसलिए हम लोग इसको दिल्ली ले जाने का प्रयास करेंगे। हम कोर्ट से अपील करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो न्याय होता तो 62 दिन में ये सब चीजें ना देखने को मिलती। अभी तक इस मामले में कोई लिखित कार्रवाई नहीं हुई किसी वजह से, चाहे वो एसएचओ हो, चौकी इंचार्ज हो या सीओ हो। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि जब मेरी यहाँ के एसएसपी और डीएम से बात हुई, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आप 2 दिन का समय हमें दे दो, हम लोग कार्रवाई करेंगे। उम्मीद थी कि वो कर देंगे, नहीं हुई, इसलिए मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे उनको जवाब देना पड़ेगा और मैं अभी उनसे मिलूंगा, चाहे मुझे पूरी रात खड़ा होना पड़े, मैं उनसे मिले बगैर, उनसे जवाब लिए बगैर नहीं जाने वाला। लड़की को हमारी ढूंढ दिया, गौरव भैया ने बहुत मेहनत करी, उन्होंने कहा था कि लड़की तो मैं ढूंढ लूंगा, अब किस हालत में ढूंढ पाऊंगा ये नहीं बता सकता हूँ। रातों दिन एक कर दिया उन्होंने, ढूंढते ढूंढते भी लड़की का पता लगा लिया। जहाँ भी हम कह रहे, जिस आदमी की बात कर रहे थे, उसी के आश्रम में लड़की मार के उन्होंने काट रखी थी। भैया ऐसा मारा है, चुप हो जाओ। सर आपने गौरव सिंह से बात की थी? कभी नहीं भूलता है। गौरव से बात नहीं हुई। उसके बाद भी प्रशासन नहीं हमारा साथ दे रहा है। बताओ, पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम भी गलत करवा दिया गया, पोस्टमार्टम में कुछ आ ही नहीं रहा है। ये पोस्टमार्टम में कुछ नहीं रहा, दोबारा मान लो पोस्टमार्टम करवाया, दोबारा में भी अब दोनों रिपोर्टें अलग अलग हो गई।
पता क्या नहीं प्रशासन चाहता क्या दूसरा- है। ये रिपोर्ट्स कहाँ है पोस्टमार्टम की? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भैया देना डिफरेंट आया डिफरेंट है। वार्ता की है, क्या निष्कर्ष निकला अभी इस वार्ता का? देखिए वो दोनों अधिकारी जिले के जिम्मेदार अधिकारी और उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। जब मामला कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट से अपॉइंट होगा तो वहां के जो कोर्ट के जरिए हम लोग बात करेंगे। इतनी बड़ी घटना हुई है, कुछ अधिकारियों की लापरवाही है। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को सही तरह निर्वहन किया होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता और ये इतनी बड़ी घटना ना होती। डीएमएसपी ने बताया किन अधिकारियों की लापरवाही है? हाँ, मैं मानता हूँ उनके बताने की जरूरत नहीं है। वो जो था SHO हैं उस थाने के, जो वहां नहीं है, जिनको सस्पेंड किया गया, और वो SI जो हैं, दोनों लोग। मेरा सवाल ये है कि डीएम और एसपी ने क्या ये एडमिट किया है कि इन लोगों की लापरवाही है? एडमिट तो ये, इसमें एडमिट करने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर उन्होंने FIR दर्ज की होती और आरोपी को बुला के कार्रवाई की होती तो आज वो बच्चे जिंदा होती। ये तो मतलब इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, ना डीएम SSP की ना मेरे। ये तो 62 दिन हो गए हैं, इतना बड़ा इशू है। उसके अलावा वो जो सभी दोषी हैं, मैं चाहता हूं ना इसकी फेयर जांच हो। पहली बात तो इसकी CBI जांच होगी तो ये पता लगेगा कि 62 दिन में क्या क्या हुआ है, कौन कौन लोग शामिल है। क्योंकि इतने बड़ी घटना को दबा के रखने के लिए आजाद भारत में 71 साल बाद, और कोई कहता कि अभी आपकी बेटी से मेरा मन नहीं भरा है, मैं उसको 3-4 दिन में भेज दूंगा। अधिकारियों के सामने बात होती है 1 हफ्ते में भेज दूंगा, 3-3 बार बात होती है। कोई मजाक चल रही है? कानून व्यवस्था कहाँ है जिसके लिए बाबा जी बहुत बड़े बड़ी बातें करते हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा, दोनों अधिकारियों से, कि क्या इस आरोपी के घर पे बुलडोजर चलेगा? हमारी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर इसमें न्याय हो। दूसरा, उन सभी आरोपियों पे रासुका लगे, जांच हो, और जो लोग इसमें शामिल, चाहे वो अधिकारी, कर्मचारी हो, नेता हो, उन सब पे इसी मुकदमे के थ्रू कार्रवाई हो। उस दरोगा पे, SHO पे, उन पे भी कार्रवाई हो, CO पे भी, जिन्होंने अपनी वर्दी को जो है नेताओं के चौखट पे रख दिया और जिसकी वजह से न्याय नहीं हुआ। हमारी मांग है कि परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जिस माँ बाप ने पाली है, पाल पोस के इतना बड़ा की है, उस माँ बाप को तो अगर आज रजोल को फांसी भी हो जाती है तो उस परिवार को क्या मिलेगा? उनकी एक बच्ची है जो पढ़ना चाहती है, उनका एक बेटा है जो आगे बढ़ना चाहता है। एक सरकारी नौकरी की मांग भी हमने की है, क्योंकि वो हत्या की हकदार नहीं थी, उसकी किस्मत में हत्या लिखी जाएगी ये तय नहीं किया। तो उसके अलावा पीड़ित परिवार को आगे बढ़ने के लिए सरकारी जमीन दी जाए, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो, और ये इंपॉर्टेंट मांगे हमने रखी हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इसमें फेयर जांच हो। जब वो जांच होगी तभी दूध का दूध, पानी का पानी होगा और पता लगेगा इसमें कौन कौन शामिल है। और मैं चाहता हूं कोई भी आरोपी ना बचे और कोई भी निर्दोष जेल ना जाए।